1 2 3 को। प्यारे बच्चों, ये एक मटेरियल है जो हमने तैयार करवाया है। इसको ये हमारे ऑफलाइन में भी होता है, ऑनलाइन में भी होता है, और ये हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं। इस मटेरियल का नाम है इलेक्ट्रीशियन माइंड टेस्ट मटेरियल। ठीक है, आप कहेगा इलेक्ट्रीशियन माइंड टेस्ट मटेरियल ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे यहाँ एक स्पेशल टाइप्स ऑफ टेस्ट चलता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जीके का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, फिटर ट्रेड का और अन्य ट्रेड का। इसमें क्या करते हैं हम लोग 15 पेज का 20 पेज का एक मटेरियल देते हैं, और इस मटेरियल से को बच्चों को देते हैं कि आप पढ़िए। ये कंप्लीट डेकोरेटेड मटेरियल होता है। हम लोग कहते हैं इसको कि आप पढ़िए, एक सप्ताह पढ़ लीजिए, 10 दिन पढ़ लीजिए, 12 दिन पढ़ लीजिए, और तब इसी से 100 क्वेश्चन सेट होता है और उसी का टेस्ट हो जाता है फिर से। जैसे मैं फिर से बता दूं, मैं 15 पेज का एक मटेरियल मैंने मान लीजिए बच्चों को दिया, इलेक्ट्रीशियन वालों को या फिटर वालों को, और ये मटेरियल वो 10 दिन तक पढ़ते हैं। उनको अगर नहीं समझ में आता है तो हम उनकी क्लास में उनको शॉर्ट तरीके से समझा देते हैं, और जब उसको हम समझा देते हैं तो वो यहां समझते हैं, फिर खुद से स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद फिर जब वो आते हैं तो उनको हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट अरेंज करके देते हैं, जो क्वेश्चन इसी मटेरियल से होता है। और जब वो टेस्ट लगाते हैं तो इनके द्वारा जो ये पढ़ा गया है उससे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उससे बच्चों को 15 पेज का मटेरियल सीखने को भी मिलता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सीखने को मिलता है, टेस्ट लगाने का मौका मिलता है। तो आइए हम लोग इस स्पेशल मटेरियल को पढ़ते हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है। थोड़ा सा देखने में धुंधलाहट आपको लगेगा, चूंकि ऑफलाइन का मटेरियल है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क 15 पेज पर, और वो भी मात्र 20 से 25 मिनट में। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले स्लाइड पे, दैट इज इलेक्ट्रीशियन माइंड टेस्ट। इलेक्ट्रीशियन माइंड टेस्ट का पहला स्लाइड आपके सामने ये रहा। पहला इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो एकदम फ्रीक्वेंटली आस्क हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वही फुल फॉर्म्स आपके बोर्ड पर हैं। थोड़ा सा ऑफलाइन का मटेरियल है तो थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत होगा, क्योंकि अभी बच्चे 700-800 बच्चे सामने बैठे हुए हैं, तो यहां पर लाइट की उतनी अच्छी सुविधा नहीं होती है। तो कहते हैं पीपीई। पीपीई का फुल फॉर्म होता है, चला, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये आपको याद रखना है। आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम सिर्फ एक नजर आपको दिखा रहे हैं, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम एक नजर आपको दिखा रहे हैं इस पार से उस पार, वो भी बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही तेज तरीके से। बीआईएस बोले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए। पीपीई बोले तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आईएसओ बोले तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बीआईएस बोले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फिर आते हैं आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एमसीबी, मिनिएच्योर सर्किट ब्रेकर, एसडब्ल्यूजी, स्टैंडर्ड वायर गेज, एडब्ल्यूजी, अमेरिकन वायर गेज, एसीएसआर, अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ये वो फुल फॉर्म थे चला जो अभी हमने बताया, ये जहर है, इस सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फुल फॉर्म है। सबसे ज्यादा जो आपको पूछा जाता है फुल फॉर्म, उसमें से ये कुछ लिस्ट है जो आपको देख लेना है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फुल फॉर्म्स है। फिर आते हैं 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर 10⁻9 एम्पियर, 1 पिको एम्पियर 10⁻12 एम्पियर, 1 फेरो एम्पियर दैट इज 10⁻15 मीटर एम्पियर। अब आते हैं, यहां थोड़ा सा देखने में आपको दिक्कत होगा, आप टेंशन न लें, हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, गौर फरमाइएगा। देखिए, ये हेडिंग है प्रतिरोध। प्रतिरोध से संबंधित सारी बातें इसमें लिखी गई है। अब पहला है प्रतिरोध का सिंबल, यहां से शुरू करते हैं। प्रतिरोध का सिंबल देखिए, ये ऐसा ऐसा होता है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। इसी में अगर मेरी जान, इसी में अगर दे देगा आपको ऐसा 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 ऐसा, तो इसको हम लोग प्रतिरोध नहीं कहते हैं, इसको हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं चला, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अगर ऐसा दे दे तो प्रतिरोध, और ऐसा दे दे तो परिवर्ती प्रतिरोध। गौर फरमाइएगा, हम अभी प्रतिरोध के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। अगला, ये तो आपका हो गया संकेत, और संकेत के बाद हम आते हैं चला इधर, ये वोल्टेज सेम धारा अलग अलग, इसका क्या मामला है चला।
अगर श्रेणी में होगा, इसको हम लोग यहां से इरेज करते हैं, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर प्रतिरोध दो प्रकार से समूहित होता है, एक होता है श्रेणी में और एक होता है समानांतर में। आप लोगों को पता होगा, अगर श्रेणी में होगा तो धारा का मान समान होगा और वोल्टेज का मान अलग अलग होगा, एकदम ध्यान रखिए, महा भी आए। और अगर समानांतर में होगा तो धारा का मान अलग अलग होगा, आप प्रतिरोध वोल्टेज का मान क्या होगा, समान होगा। ये मामला है, इसको एकदम आपको ध्यान में रखना चाहिए। श्रेणी और समानांतर, श्रेणी में धारा समान होगा, वोल्टेज अलग अलग, समानांतर में वोल्टेज समान होगा, धारा अलग है। ठीक है, यही बात यहां लिखा गया है। अब इसकी बीमा जो है वो ml² t पर पावर -3 a पर पावर -2 होता है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। इसका मात्रक, ये बीमा हो गया, इसका बीमा हो गया। इसका मात्रक की अगर आप बात करोगे तो मात्रक सबको पता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। फिर आते हैं समानांतर में। समानांतर में क्या होता है, चला जी, समानांतर में वोल्टेज समान होता है, गौर फरमाइएगा, समानांतर में वोल्टेज समान होता है और धारा अलग अलग होता है। समानांतर में वोल्टेज समान और धारा अलग अलग। फिर आते हैं, चला इधर 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 इधर, आपको पता होगा श्रेणी क्रम में अगर R1 R2 दो गो प्रतिरोध है, ये R1 है और ये R2 है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये श्रेणी क्रम की बात करेंगे, ये R1 है और ये R2 है, तो यहाँ R टोटल जो हो जाता है वो होता है R1 प्लस R2। और समानांतर क्रम में अगर दो गो प्रतिरोध है, R1 और R2, ये मान लीजिए R1 है और ये मान लीजिए R2 है, तो 1/R टोटल बराबर हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात यहां पर लिखा गया है, वही बात यहां पर लिखा गया है कि जब इधर अगर समानांतर में होगा तो वोल्टेज समान, धारा अलग अलग, और R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। ये समानांतर है तो R1 R2 है तो 1/R1 प्लस 1/R2। R इक्विवेलेंट इसी को अगर आप ले लीजिएगा, भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा, बोलिए ना हो। अगर ये पैरेलल में होगा तो ऐसा होगा, और सीरीज में होगा तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, होगा। आप फिर अगर ये सीरीज में होगा तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और ये समानांतर में होगा तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। फिर आते हैं हम लोग श्रेणी में। श्रेणी में अगर हम आते हैं, चला, तो धारा का मान समान होगा, अब वोल्टेज का मान अलग अलग। श्रेणी में धारा समान, वोल्टेज अलग अलग। इसका फॉर्मूला होता है R बराबर होता है रो L बाय A। रो L बाय A, रो प्रतिरोधकता है, R प्रतिरोध है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है। फिर आते हैं, हम बोले फास्ट रिवीजन है ये, और एक शॉर्ट रिवीजन है। R बराबर होता है V बटा I। R बराबर क्या होता है, और इसको हम लोग ओम का नियम कहते हैं। इसको हम लोग किसका नियम कहते हैं, ओम लॉ कहते हैं। R समानुपाती होता है लंबाई के, यानी चालक तार की लंबाई जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। R व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, यानी क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, तार का ये क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। संकेत इसका क्या होता है, R, प्रतिरोध का संकेत R, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, यह मामला है। एक बार और हम लोग शॉर्ट में देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मेरे नजरिए से। अगर हम हेडिंग देते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिरोध का संकेत होता है, चला, ऐसा ऐसा। और अगर परिवर्ती प्रतिरोध हो जाएगा, परिवर्ती प्रतिरोध हो जाएगा, परिवर्ती प्रतिरोध हो जाएगा, परिवर्ती प्रतिरोध हो जाएगा, चला जी, तो ये सिंबल होगा ऐसा ऐसा, सही है। इसका अगर ऐसा ही मात्रक की बात करोगे तो ओम होता है, सही है। ये R जो है प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के, प्रतिरोध समानुपाती होता है क्षेत्रफल के, आप प्रतिरोध समानुपाती होता है ताप के, बोलो रे, टेम्परेचर के। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अगर हम प्रतिरोध की बात करें, एक और फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बाय A, बोलो हाँ या ना। प्रतिरोध लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा। अब अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक होता है, श्रेणी क्रम में, और एक होता है समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में अगर श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा तो ऐसा ऐसा होगा, ये R1 है, ये R2 है। और समानांतर क्रम में होगा तो ये ऐसा ऐसा होगा, ये R1 है और ये R2। ये मटेरियल टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है और ये मटेरियल आपके एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। और जो लोग यूट्यूब पे अभी हमको देख रहे हैं वो टेलीग्राम पे इस मटेरियल को एक्सेस कर पाएंगे। अगर R टोटल की बात करें तो ये R1 प्लस
R2 है। अगर ये 2 ओम है और ये 3 ओम है तो ये 2 प्लस 3 बराबर 5 ओम है। तो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है महत्तम 3 ओम उससे भी महत्तम होता है। अगर यहां से 1/R टोटल ले लेते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। R टोटल इज इक्वल टू R1 R2 बटा R1 प्लस R2 होता है, जो 2 गुना 3 बटा 2 प्लस 3। अगर इसको हम 2 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा चला 1.2। और 1.2 जो होता है वो न्यूनतम 2 है, उससे भी न्यूनतम होता है। तो हम कहेंगे श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम और समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होता है। यही ना होता है। अब गौर फरमाइएगा। तो ये तो प्रतिरोध की कहानी हो गई। फिर चलते हैं चला जी अगले स्लाइड की ओर। गौर फरमाइएगा। अभी जस्ट की बात हम कर रहे हैं। हमने कहा था मेरी जान ध्यान दीजिएगा। एकदम आराम से हमने कहा था चला, एक होता है चालक, एक होता है चालक और एक होता है अर्धचालक। होता है। आज संसार का सबसे न्यूनतम तापमान, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान जो होता है, संसार का सबसे न्यूनतम ताप जो होता है चला वो होता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सी, जिसको हम परम शून्य तापमान कहते हैं। इसमें क्या होता है चला, प्रतिरोध समानुपाती होता है ताप के और अर्धचालक में प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है ताप के। और दोनों में चालकता जो होता है, एकदम हम बार बार कह रहे हैं चला, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, दिस इज द फास्ट रिवीजन क्लास, वही ना रे। यहां भी चालकता जो होता है वो 1 प्रतिरोध होता है। बोलो हाँ या ना। तो कहते हैं ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध ताप घटेगा, सबसे न्यूनतम ताप अगर हो जाएगा तो सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होगा, और सबसे न्यूनतम प्रतिरोध सबसे अधिक चालकता, और सबसे अधिक चालकता तो चालक क्या हो जाएगा, अति चालक हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम ताप सबसे अधिक प्रतिरोध, और सबसे अधिक प्रतिरोध सबसे कम चालकता, तो सबसे कम चालकता यानी अर्धचालक जो है क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। संसार का सबसे न्यूनतम ताप 0 केल्विन या -273 डिग्री सी, जिसको हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। ताप बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटेगा प्रतिरोध घटेगा। सबसे न्यूनतम तापमान सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध सबसे अधिक चालकता, और सबसे अधिक चालकता होता है अति चालक का। एक होता है मैन, एक होता है सुपरमैन। मैन जिसके पास ऊर्जा हो, सुपरमैन जिसके पास बहुत अधिक ऊर्जा हो। तो कहते हैं भैया सबसे न्यूनतम तापमान सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध सबसे अधिक चालकता, और सबसे अधिक चालकता तो वो चालक नहीं होगा, क्या होगा, सुपर कंडक्टर अति चालक होगा। सबसे न्यूनतम तापमान सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे अधिक प्रतिरोध सबसे कम चालकता, और सबसे कम चालकता तो वो क्या हो जाएगा, अर्धचालक कुचालक के तरफ व्यवहार करेगा। हम बोल रहे हैं पढ़ा नहीं रहे हैं, दिस इज द फास्ट रिवीजन क्लास। कहते हैं तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है। तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, और घटने से, तापमान बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तापमान बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता, प्रतिरोध घटेगा चालकता। तापमान बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, और घटने से चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, और घटने से, और आर जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्षेत्रफल के। अभी तुरंत पढ़ाए थे। देखो आर व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, क्षेत्रफल के। किसके लिए, चालक के लिए। किसके लिए, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में समूहन में धारा समान और वोल्टेज पढ़ाए हैं। और कहते हैं भैया स्विच, एमसीबी, फ्यूज सब किस क्रम में जोड़ा होता है, श्रेणी में। खाली घर में समानांतर क्रम में। देखो श्रेणी और समानांतर क्रम में कौन कौन जुड़ा हुआ होता है, एक बार इसको देख लिया जाए गुरुजी। श्रेणी और समानांतर में कौन कौन जुड़ा हुआ होता है, श्रेणी और समानांतर में कौन कौन जुड़ा हुआ होता है, श्रेणी और समानांतर में कौन कंटेंट चला, वो चीज है जो आपको सक्सेस की दुनिया तक ले जा सकती है। श्रेणी क्रम में अगर बात करोगे ना तो जितना भी स्विच है सब श्रेणी क्रम में,
एमसीबी है वो श्रेणी क्रम में। उसके बाद आ जाओ तुम, फ्यूज है श्रेणी क्रम में। आमीटर है श्रेणी क्रम में। आमीटर किस क्रम में? इधर आ जाओगे, वोल्ट मीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट, घर के जो वायरिंग होता है समानांतर क्रम में होता है। समानांतर में वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग है। इसका उल्टा इसमें होता है, बोलो रे, इसका उल्टा इसमें होता है। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं प्रतिरोध के समानांतर क्रम में समूहन में वोल्टेज समान और विद्युत धारा, घरों में वायरिंग समानांतर क्रम में होता है। वोल्ट मीटर, आमीटर, धारा मापने वाला यंत्र श्रेणी में या वोल्टेज नापने वाला यंत्र समानांतर में जुड़ा होता है। चला, विद्युत परिपथ में निम्न रंग होते हैं। आर वाई बी होता है किसके लिए? फेज के लिए। रेड, येलो और ब्लू किसके लिए? फेज। ग्रीन होता है अर्थ के लिए। ब्लैक होता है न्यूट्रल के लिए। आर वाई बी किसके लिए? आर वाई बी फेज के लिए। आर वाई बी ग्रीन किसके लिए? अर्थ के लिए। ब्लैक किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। ओम का नियम, आए है ओम का नियम कहता है सभी भौतिक अवस्थाएं अगर नियत रहेगी, सभी, हम बार बार कहते हैं फास्ट रिवीजन क्लास है, पढ़ा नहीं रहे हैं, कहते हैं चला ओम का नियम। कौन नियम? ओम का नियम कहता है, ओम का नियम कहता है, ओम का नियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है इलेक्ट्रीशियन का जिसमें ओम का नियम ना पूछा जाए, या इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसमें ओम का नियम ना पूछा जाए। ओम का नियम कहता है वोल्टेज समानुपाती होता है करंट के। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, कांस्टेंट आएगा, उसको कहते हैं आर। आर प्रतिरोध है, भी बराबर होता है आई आर। आई बराबर हो जाएगा भी बाय आर। आर बराबर हो जाएगा भी बाय आई। इसी से तीनों सूत्र निकल कर आता है। और आर का जो, आर को प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है। भी बराबर आई आर का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, यहां आई होता है, यहां भी होता है और ऐसा होता है। बोलो रे, ये ओम के नियम का ग्राफ है। सभी भौतिक अवस्थाएं अगर नियत रहे तो वोल्टेज समानुपाती किसके होगा? करंट। और ओम का नियम चला सब जगह लग जाता है, अर्धचालक पर नहीं लगता। एसी डीसी चालक सब पर लगता है, लेकिन किस पर नहीं लगता? अर्धचालक और विद्युत अपघट्य पर नहीं लगता है। अर्धचालक पर भी नहीं लगता और विद्युत अपघट्य पर भी नहीं लगता है। कहते हैं चला ओम का नियम, अगर सभी स्थितियां नियत रहे तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? भी समानुपाती आई। भी बराबर आई आर। आर एक नियतांक है जो उस चालक का क्या है? नोट। ओम का नियम द्विदिशात्मक यानी डीसी, द्विदिशात्मक बोले तो एसी, एसी डीसी द्विदिशात्मक प्रतिरोध संधारित्र प्रेरक तो सब पर लागू होता है, केवल किस पर लागू नहीं होता है? अर्धचालक और विद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है? किस पर लागू होता है ये आपको नहीं जानना है, दुए को जान लीजिए। अर्धचालक और विद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता है। विद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। शुद्ध जल विद्युत अपघट्य नहीं है क्योंकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो भैया अर्धचालक और विद्युत अपघट्य पर ओम का नियम लागू नहीं होता, अर्थात इसमें भी समानुपाती आई का मामला नहीं होता है। कहते हैं चला जी, ओम का नियम का ग्राफ यही ना है, भी बराबर आई आर। फिर कहता है चला विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की अगर बात करें चला जी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला आपको पता है, आर बराबर होता है रो एल बाय ए। रो बराबर होता है आर ए बाय एल। यहां जो ये रो है ना, इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं चला जी? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसी को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसका मात्रक निकालोगे तो आर का हो जाएगा ओम। ये क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, एल लंबाई है मीटर, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? ओम मीटर होगा। अब कहते हैं चला विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको किससे सूचित किया जाता है? रो से। आर बराबर रो एल बाय, रो बराबर आर ए बाय एल होगा। आर का मात्रक ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, एल का मात्रक मीटर। तो भैया इसका मात्रक निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? ओम मीटर आएगा। तो कहते हैं इसका मात्रक अगर निकालोगे तो ओम मीटर स्क्वायर बटा मीटर करोगे तो ओम मीटर आ जाएगा। इसी को हम
हेलो हेलो, गौर फरमाइएगा। बैटरी ऑफ हो गया था, चला 1 मिनट होल्ड डाउन। अब देखिए चला, ई गलत है। इसको पर साइमेन पर मीटर कह सकते हैं चला। तो इसलिए देखो 1/ओम जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं साइमेन। बोलो हाँ या ना। तो ओम ऊपर चल जाएगा तो इसको पर साइमेन नहीं कह सकते, बोलो। तो इसीलिए इसको पर साइमेन मीटर कहते हैं। कहते हैं इकाई लंबाई। देखो हमेशा ध्यान रखना, रो बराबर क्या होता है, RA/L। अगर इकाई लंबाई इकाई क्षेत्रफल कह देंगे तो प्रतिरोध प्रतिरोधकता के बराबर नहीं हो जाएगा। ये दोनों अगर इकाई हो जाए तो ये इसके बराबर होगा। इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। इकाई लंबाई इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित प्रतिरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। अब है ट्रांसफार्मर, गौर फरमाइएगा चला जी। ये ट्रांसफार्मर है, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत होगा, ऑनलाइन वालों ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, हम समझाने की कोशिश करते हैं अगर आपका ट्रांसफार्मर पढ़ा हुआ होगा तो। ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट है कंजर्वेटर, सुना ही होगा। कंजर्वेटर जो होता है चला, वो मेन टैंक होता है, ये मेन टैंक होता है। इसके ऊपर में जो ढोलक रहता है ना, यही ढोलक कंजर्वेटर कहलाता है। ये कंजर्वेटर में तेल का स्तर होता है आधा, कैसा होता है। इसका दूसरा नाम जो है एक्सपेंशन टैंक है। इसका उद्देश्य है मुख्य टैंक में अतिरिक्त तेल को स्थान देना। इसमें जो तेल, ये जो मेन टैंक होता है, ये जो मेन टैंक है और ये कंजर्वेटर, इसमें तेल जब फैलता है तो ऊपर चढ़ता है इसमें, और तेल का स्तर कैसा होता है, आधा। और इसमें जो तेल के फैलाव को यही स्थान देता है, यही इसका उद्देश्य है। आई दूसरा नाम इसका छोटा तेल टैंक भी है। इसका दूसरा नाम, या इसका दूसरा नाम रिजर्वॉयर भी है। इसका दूसरा नाम क्या है, रिजर्वॉयर। अब अगर चला, ये पॉइंट हो गया। फिर आते हैं क्रोड में। क्रोड किसको कहते हैं चला, ये जो आप ट्रांसफार्मर के अंदर जो ये क्वाइल जकरा पे आप लपेटते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोड। जिस पे क्वाइल लपेटते हैं उसको क्या कहते हैं, इस पर जो क्वाइल लपेटते हैं चला, ये क्वाइल जिस पर लपेटा जाता है उसको क्या कहते हैं चला, क्रोड। तो ये क्रोड है। अब क्रोड कहता है लेमिनेटेड, परतदार होता है, लेमिनेटेड परतदार होता है। इसी के कारण ईडी धारा क्षति और हिस्टेरेसिस क्षति से क्या करता है, बचाता है। इसका उद्देश्य है फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है। और ये क्रोड बना होता है परतदार सिलिकॉन इस्पात से, बोलो हाँ या ना। अब आते हैं मेन टैंक। मेन टैंक ये है जिसमें सब कुछ रहता है। इसमें कुंडली भी रहता है, इसी में क्रोड भी रहता है, तेल भी रहता है, सब इसी में रहता है। कहते हैं मेन टैंक। मेन टैंक की अगर हम बात करें चला, तो ये मुख्य तेल टैंक इसको कहते हैं। और इसमें क्रोड, वाइंडिंग सब इसमें डूबा हुआ होता है। फिर आते हैं चला ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है मेरी जान, इसका पराविद्युत सामर्थ्य जो होता है कुचालकता 30 के भी होता है। और इसका कार्य जो है ऊष्मा को क्या करना है, इसका कार्य है ऊष्मा को क्या करना, कम करना। और कहते हैं इसका गुण क्या क्या है। इसके गुण की अगर बात करोगे चला, इसके 3 गुण हैं। एक अचालक होता है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होता है, निम्न श्यानता होता है अर्थात पतला होता है। फिर आते हैं एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट होता है चला, ये मेन टैंक है ना, इसके ऊपर जो ऐसा टाइप का होता है, इसी को हम एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। ये क्या करता है, जब इसमें गैस बन जाता है और ये फटने वाला होता है, तो यहां से इसका डायफ्राम फट जाता है और ये फटने से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो कहते हैं एक्सप्लोजन वेंट। इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त दाब को रोकना। इसमें जब बहुत अधिक दाब हो जाता है तो इसका डायफ्राम फट के सारा प्रेशर रिलीज कर देता है। फिर है ब्रीदर। ब्रीदर अगर आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर में ऐसा टाइप का होता है जिससे ये सांस लेता है। ब्रीदर का काम है और जो वायु जा रहा है उसका नमी अवशोषित करके सिर्फ वायु को कंजर्वेटर तक पहुंचा देना। बोलो रे, ब्रीदर की अगर हम बात करें, किधर गया ब्रीदर की अगर हम बात करें चला, ब्रीदर की अगर हम बात करें, ब्रीदर की अगर हम बात करें, ब्रीदर जो होता है ये आपका मेन टैंक है, ये आपका कंजर्वेटर है। कंजर्वेटर में यहां लगा हुआ होता है ब्रीदर। बोलो रे, ब्रीदर का काम है जो हवा और नमी जा रहा है उसमें नमी को सोख लेना और हवा को कंजर्वेटर में जाने देना। तो कहते हैं ब्रीदर का उद्देश्य क्या है, ब्रीदर का उद्देश्य है वायु की नमी को रोकना। इसमें क्या भरा होता है, सिलिका जेल। इसका रंग जो होता है शुष्क अवस्था में नीला और नमी सोखने के बाद बैगनी और फिर बाद में हो जाता है गुलाबी। फिर बाद में क्या हो जाता है, गुलाबी।
शुष्क अवस्था में नीला, नमी सोखने के बाद बैगनी और बाद में गुलाबी हो जाता है, जिसके नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अब कहता है बुशिंग, बुशिंग होता है चला इसके ऊपर जो तार लेके जाते हैं ना, उसमें जो बुशिंग लगा होता है वो उसी को बुशिंग कहते हैं, पोर्सिलीन का होता है। इसकी लंबाई हाई वोल्टेज होगा तो उसका बड़ा होगा, लो वोल्टेज होगा तो छोटा। इसका उद्देश्य ट्रांसफार्मर को बाहर निकलने वाले तार को बॉडी से सटने ना देना। यह वोल्टेज के आधार पर होता है बुशिंग। अगर कम वोल्टेज वाला होगा छोटा बुशिंग और ज्यादा वोल्टेज वाला होगा तो बड़ा बुशिंग। फिर चला बकहोल्ज रिले। बकहोल्ज रिले का क्या काम है? बकहोल्ज रिले का काम है चला दोष को ढूंढकर सर्किट को ब्रेक करना। स्वचालित सर्किट ब्रेकर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। यह जुड़ा होता है कहां पर? यहीं पर ना, मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में यहां बकहोल्ज रिले जुड़ा हुआ होता है, कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में। इसका उद्देश्य अतिरिक्त दोष से क्या करना? सुरक्षा देना। कुंडली की बात करें, कुंडली होता है जो मेन टैंक में जो कॉइल लपेटते हैं वही ना कुंडली है। कहता है इसमें दो कुंडली, एक प्राथमिक कुंडली होता है जो स्रोत से जुड़ा होता है, द्वितीय कुंडली होता है जो लोड से जुड़ा होता है। बोलन रे। फिर अगर हम चलते हैं चला जी, एक बार फिर से देख लीजिए। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर होता है। कंजर्वेटर कहां होता है? मेन टैंक के ऊपर होता है। और मेन टैंक के ऊपर होता है, ये आधा भरा होता है कि पूरा भरा होता है? और इसी में ब्रीदर लगा होता है। क्या लगा होता है? चला इसमें जो तेल फैलता है उसको ये स्थान देता है, फिर ठंडा होकर तेल को इसमें ट्रांसफर करता है। अगर आप पढ़े हैं ट्रांसफार्मर तभी समझ में आएगा। फिर कहते हैं चला क्रोड। क्रोड उसे कहते हैं जिस पर कॉइल लपेटा हुआ होता है। क्रोड किसे कहते हैं चला? क्रोड उसे कहते हैं जो कॉइल लपेटते हैं, इसको क्रोड। और जो कॉइल लपेटता है वो कुंडली। बोलन रे। ये महाभिबियाई है चला क्रोड। इसका उद्देश्य फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना। यह सिलिकॉन इस्पात का बना होता है, लेमिनेटेड होता है ताकि हिस्टैरिसीस क्षति और ईडी धारा क्षति को क्या किया सके? कम क्या। कंजर्वेटर जो होता है ये मेन टैंक के ऊपर होता है, ये आधा भरा होता है। और तेल जो होता है चला, तेल अगर ट्रांसफार्मर ऑयल की बात करें तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है चला किधर गया? इसका पराविद्युत सामर्थ्य 30 kVA होता है। ये उष्मा को कम करता है। ये अचालक होता है, उच्च विशिष्ट उष्मा निम्न श्यानता होता है। अब चला जिन लोगों को ऑनलाइन वालों अगर तुमको देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो इसके लिए हम सॉरी हैं, क्योंकि ये क्लास ऑफलाइन की है। अगला है चला ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो गतिशील है। जैसे पंखा एक गतिशील युक्ति है, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या है? स्थैतिक युक्ति है। पंखा गति में है इसलिए वो गतिशील युक्ति है। बैटरी ट्रांसफार्मर स्थिर युक्ति है, स्थैतिक युक्ति है जो वोल्टेज के निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करती है। ट्रांसफार्मर शक्ति को स्थानांतरित करता है जबकि वोल्टेज और करंट को परिवर्तित कर पाता है। ट्रांसफार्मर शक्ति और आवृत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। अगर यह केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता। इस सब महाभिबियाई लाइन से चला। ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर आवृत्ति को आप बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99% होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। बोलन रे। अब देख लो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का ये मेन टैंक है, इसके ऊपर में कंजर्वेटर है, ये एक्सप्लोजन वेंट है और यहीं पर लगा होता है ब्रीदर। यहाँ पर क्या लगा होता है? ब्रीदर में सिलिका जेल होता है या कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये कंजर्वेटर है, ये आधा भरा हुआ होता है। इसमें क्रोड होता है, क्रोड के ऊपर कॉइल लपेटा होता है। इसमें तेल होता है जिसको सिंथेटिक ऑयल या मिनरल ऑयल कहते हैं, जो कुचालक होता है, जिसकी कुचालक क्षमता अर्थात पराविद्युत सामर्थ्य 30 kVA होती है। और ये जो कॉइल होता है ये बना होता है कॉपर का, जबकि ये क्रोड होता है सिलिकॉन इस्पात का। और इसके क्रोड के ऊपर लेमिनेटेड किया जाता है। लेमिनेटेड करने से क्या होता है? लेमिनेटेड करने से इसके ऊपर लेमिनेशन चढ़ा देने से क्या होता है? ईडी धारा क्षति और हिस्टैरिसीस क्षति कम होता है। ट्रांसफार्मर केवल और केवल एसी पर काम करता है, यह डीसी पर काम नहीं करता है। डीसी देंगे तो जल जाएगा। अच्छे ट्रांसफार्मर की क्षमता 95 से 99% होती है। ट्रांसफार्मर शक्ति और आवृत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है तुम्हारा डीसी जनरेटर। कौन जनरेटर चला? डीसी जनरेटर। ये चला, हमेशा ध्यान रखना, फ्लेमिंग ने 2 रूल दिया था, एक लेफ्ट हैंड रूल, एक राइट हैंड। लेफ्ट हैंड रूल जो होता है ये मोटर के लिए होता है, राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए होता है। जनरेटर को ऐसे भी राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल और मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। जनरेटर को कैसे स्टार्ट करते हैं? राइट हैंड से। आप मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं?
लेफ्ट हैंड से। तो भैया कहते हैं डीसी जनरेटर है तो ये किस रूल पर काम करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। अब मोटर रहता तो बाएं हाथ के नियम पर। यह भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? इसमें चला एगो ब्रश होता है, ब्रश बना होता है किसका? बना होता है कार्बन का। ये बड़ी क्षमता वाला जो ब्रश होता है तांबा और कार्बन का। ब्रश का काम है करंट को बाहरी परिपथ तक भेजना। एक कम्यूटेटर होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्यूटेटर का काम है एसी को डीसी में बदलना। कम्यूटेटर का दूसरा नाम स्प्लिट रिंग है। कहते हैं कम्यूटेटर इंसुलेशन माइका अब्रक का होता है, बना होता है ये हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्ती द्वारा। इसका दूसरा नाम खंडित वलय है और ये मुख्य उद्देश्य है इसका एसी ईएमएफ को डीसी में बदलना। फिर आ जाइए इधर, इधर आते हैं। चला विद्युत वाहक बल का जो समीकरण होता है 5ZNP/60A। इसका विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है 5ZNP/60A। इसकी बॉडी की अगर हम बात करें, बॉडी इसका बाह्य भाग होता है। कौन भाग होता है? इसका बॉडी का दूसरा नाम क्या है? यॉक है। और ये बॉडी बना होता है किसका? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का। ये उद्देश्य इसका क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना। इसका कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। फिर आते हैं चला फील्ड पोल का। फील्ड पोल का कार्य है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। इसकी संख्या, न्यूनतम संख्या होती है 2, अधिकतम संख्या 8 होती है। न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 8 होती है। फिर आते हैं चला इसमें लेमिनेशन भी इसका भी कर देंगे तो ईडी धारा क्षति को क्या कर देगा? कम कर देंगे। और ये फील्ड पोल अस्थिर भाग होता है। आर्मेचर गतिशील भाग होता है और इसका भी कोर लेमिनेटेड होता है। ये घूमने वाला भाग होता है। इसका प्रतिरोध जो होता है सामान्यतः कितना ओम? ये बना होता है किससे? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से। फिर कहते हैं जनरेटर। जनरेटर में कम्यूटेटर का काम है एसी को डीसी में बदलना। फील्ड पोल अस्थिर होता है, आर्मेचर गतिशील होता है और ब्रश का काम है करंट को बाहर पहुंचाना। कम क्षमता वाला जो ब्रश होता है चला वो कार्बन का बना होता है और अधिक क्षमता वाला जो ब्रश होता है वो कार्बन प्लस तांबे का बना होता है। बोलो रे। जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और जनरेटर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर काम करता है कि लेफ्ट हैंड रूल पर? राइट हैंड रूल पर काम करता है। कहीं भी अगर कोर को लेमिनेटेड बना देना है तो वो ईडी धारा क्षति और हिस्टैरिसीस क्षति को क्या कर देगा? कम कर देता है। अब आते हैं चला देखिए यहां अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें तो ये आपका आर्मेचर हो गया। यहाँ इधर फील्ड वाइंडिंग होगा, इधर ये यहीं पर एक चला ब्रश होगा वगैरह वगैरह जो इसमें नहीं दिख पा रहा है इसमें आप देख पाइएगा, गौर फरमाइएगा। ये आपका चला क्वाइल होता है, ये मैग्नेट है जो फील्ड पोल जिसको आप कहते हैं, ये आर्मेचर है। यहाँ ये कम्यूटेटर है जो एसी को डीसी में बदलता है। ये ब्रश है जो करंट को बाहरी परिपथ तक पहुंचाता है। बोलो ना हाँ या ना। इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं। ये एसी को डीसी में बदलता है, इसी को हम स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। और इधर जो हम लोड देते हैं चला ये एक्सटर्नल सर्किट को चला जाता है करंट। ये आर्मेचर क्वाइल है। आर्मेचर कॉइल जब फ्लक्स को काटता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, इसीलिए कहते हैं यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और इस पे फ्लेमिंग का कौन रूल डलता है? राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता है कि अगर ये बल की दिशा को या गति की दिशा को दिखाए, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा तो ये विद्युत धारा को दिखाएगा। बोलो हाँ या ना। फिर कह रहे हैं हम पढ़ा नहीं रहे, ये शॉर्ट रिवीजन क्लास है। यांत्रिक, अब जनरेटर का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी उसको घुमाते हैं तब ना विद्युत ऊर्जा मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले मशीन को जनरेटर कहते हैं। यदि डीसी जनरेटर पैदा करता है तो डीसी जनित्र तथा एसी पैदा करेगा तो एसी जनरेटर। उसका एक और नाम है अल्टरनेटर। क्या नाम है? कहता है छोटे आकार के डीसी जनरेटर को क्या कहते हैं? डायनमो। डीसी जनरेटर या डायनमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो ने। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड होने से उनमें हिस्टैरिसीस क्षति और ईडी धारा क्षति। अगर आर्मेचर में स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए, स्लिप रिंग से जोड़ेंगे तो एसी, वही अगर स्प्लिट रिंग से जोड़ देंगे तो डीसी। स्लिप रिंग से जोड़ेंगे तो एसी, स्प्लिट रिंग से जोड़ेंगे तो डीसी। अगर स्प्लिट रिंग को ही कम्यूटेटर कहते हैं, स्प्लिट रिंग को ही क्या कहते हैं? कम्यूटेटर। अगर आर्मेचर को कम्यूटेटर के साथ जोड़ दिया जाए, कम्यूटेटर को ही कहते हैं हम लोग स्प्लिट रिंग। क्या कहते हैं इसको? स्प्लिट रिंग से जोड़ दिया जाए तो कौन करंट देगा? कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में कौन इंसुलेशन? माइका इंसुलेशन होता है। कम्यूटेटर पत्तियों के बीच में क्या भरा होता है?
कम्यूटेटर को खंडित वलय कहते हैं। ये पूरे का काम है एसी को किसमें बदलना। जब भी जनरेटर देता है वो एसी देता है, कम्यूटेटर का काम है एसी को किसमें बदलना, डीसी। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य उद्देश्य है एसी को डीसी में बदलना। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का काम है एसी को किसमें बदलना, डीसी में बदल देना। ब्रश कार्बन का बना होता है, किसका, बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में तांबे और कार्बन का मिश्रण होता है। ब्रश द्वारा ही करंट बाहरी परिपथ को जाता है और उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए ब्रशों को चुंबकीय उदासीन अक्ष पर रखा जाता है। डीसी जनरेटर की रेटिंग को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। ये सिद्धांत किसका है, क्या लिखा हुआ है यहां, यहां मोटर लिखा हुआ है क्या। अच्छा, सिद्धांत का ही लिस्ट है, वेरी गुड, ये सिद्धांत का ही चला लिस्ट है। एसी मोटर काम करता है विद्युत चुंबकीय खिंचाव या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डीसी मोटर कहता चला सीएफएल प्रदीप्ति लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप कहते हैं इसको। परिणामित यानी ट्रांसफार्मर, ये फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो सिद्धांत है, स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। अधिकतर ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर काम करता है। डीसी जनरेटर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये ध्यान रखना चला। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, डीसी मोटर या एसी मोटर, ठीक है, वेरी गुड। एसी मोटर न है तो एसी मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव भी और विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी, लेकिन डीसी मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव। सीएफएल हो गया प्रदीप्ति लैंप, परिणामित यानी ट्रांसफार्मर, और डीसी जनरेटर, ये दोनों फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। जनरेटर जितना है सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जनरेटर चाहे वो एसी हो कि डीसी हो, कौन प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब चला कहते हैं ये है पावर, दैट इज पावर। पावर का फॉर्मूला है एगो वी स्क्वायर बाय आर, वी आई स्क्वायर आर, ये आई स्क्वायर आर है, बोलो रे। वोल्टेज का फॉर्मूला है V बराबर आई आर, V बराबर P बटा आई, बोलो रे। V बराबर रूट अंडर पी आर। आर का फॉर्मूला है V बटा आई, P बटा आई स्क्वायर, V स्क्वायर बाय P, और आई का फॉर्मूला है रूट अंडर P बटा आर, V बटा आर और P बटा V। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए। P बराबर वी आई होता है, P बोलो तो पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट, P बराबर V स्क्वायर बाय आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला है पावर का। एसी और डीसी में क्या अंतर है, एसी के साथ विद्युत लेपन और बैटरी चार्जिंग होती है, नहीं होते। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग एसी के साथ नहीं होती, जबकि डीसी की सहायता से विद्युत लेपन और बैटरी चार्जिंग होती। बैटरी चार्ज किससे करते हैं, एसी की डीसी, डीसी से ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी डीसी से करते हैं। एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ, क्योंकि एसी ऐसा होता है इसका परिमाण और दिशा बदलता है, डीसी का परिमाण और दिशा नहीं बदलता। बार बार कह रहे हैं क्लास नहीं है, फास्ट रिवीजन क्लास है, ऑलरेडी हम पढ़ा दिए हैं, फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। कहते हैं इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, इसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता। इसकी फ्रीक्वेंसी वहां भी आए, एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, इसमें कितना % की छूट, और डीसी की आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज। फिर कहता है चला एक पूरे चक्र में एसी का औसत मान, इसलिए चला कि अगर ये +5 है और ये -5 है तो 5 - 5 बराबर कितना होगा 0, अब बटा 2 कर देंगे। इसका डीसी का औसत मान अगर निकालिएगा तो यहां भी 5 यहां भी 5, तो 5 + 5 बटा 2 बराबर 5। इसका औसत मान इसके मूल मान के एसी के वो बैटरी में संचित किया जा सकता है, लेकिन डीसी को एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी के साथ नहीं होता है। एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, जबकि डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन नाम तो सुना ही होगा, प्रतिरोध भी उच्च, गलनांक भी उच्च, और ये टंगस्टन बल्ब में लगाते हैं क्योंकि ये अधिक प्रकाश और कम ऊष्मा देता है। नाइक्रोम हीटर में लगाते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में लगाते हैं, इसका भी प्रतिरोध उच्च, गलनांक भी उच्च होता है, यह अधिक ऊष्मा और कम प्रकाश देता है। एक होता है फ्यूज, फ्यूज के तार का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। फ्यूज के तार का प्रतिरोध उच्च और गलनांक
निम्न होता है। अब चला ई कलर कोड है। कलर कोड सब रंग का अलग अलग होता है, ये आपको याद कर लेना है। काला का कलर कोड डिजिट में होता है 0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0। ब्राउन का होता है 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1। इसी तरीके से सब का कलर कोड आपको याद कर लेना है। अब देखो फ्लोरेसेंट पदार्थ की अगर हम बात करें, फ्लोरेसेंट पदार्थ क्या होता है? जो ये चला मरकरी होता है, इसके अंदर में लेप लगा हुआ होता है। कभी मरकरी फोड़े हैं? मरकरी फोड़े होंगे तो अंदर में एक लेप लगा हुआ होता है, इसी लेप को चला कहते हैं फ्लोरेसेंट पदार्थ। अब ये फ्लोरेसेंट पदार्थ जैसा होगा, बाहर निकलने वाला जो प्रकाश का रंग होगा वो वैसा ही होगा। अगर फ्लोरेसेंट पदार्थ कैल्शियम टंगस्टेट होगा तो बाहर निकलने वाला रंग नीला, मैग्नीशियम टंगस्टेट नीला सफेद, जिंक सिलिकेट तो हरा, कैडमियम बोरेट तो गुलाबी। याद रखना है। फिर कार्बन फिलामेंट लैंप का कार्बन फिलामेंट लैंप का ल्यूमेन पर वाट जो होता है, यानी दक्षता आप कह सकते हैं, जो कि ल्यूमेन पर वाट में जो दक्षता है क्या है चला, ये अलग अलग लैंप का है। ये आपको याद कर लेना है, जो आपको पीडीएफ मिला है उसमें लिखा हुआ है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो इसमें पूछा जाता है वो कार्बन फिलामेंट लैंप का, और उसके बाद टंगस्टन फिलामेंट लैंप का पूछा जाता है, इधर सोडियम वास्प लैंप का पूछा जाता है, मरकरी वास्प लैंप का पूछा जाता है। ये तीन को का आप याद रखिएगा। फिर आ जाइए चला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैटरी में तीन चीजें होती है, एक विद्युत अपघट्य होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। हर बैटरी में तीन चीजें होती है, एक विद्युत अपघट्य यानी घोल, एक एनोड और दूसरा कैथोड। उसी का लिस्ट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे वोल्टेइक सेल है, इसमें विद्युत अपघट्य H2SO4 होता है, इसमें धन यानी कैथोड होता है कॉपर और ऋण होता है जिंक, यानी एनोड होता है जिंक का। आप अधिकतर में देखिएगा एनोड किसका है, किसका है और कैथोड आप इसका याद रखिए, सबका विद्युत अपघट्य भी याद रखिए। आप इतना का नहीं याद रख पाइएगा तो वोल्टेइक सेल याद रखिए, लेक्लांसे, शुष्क और लेड एसिड सेल, ये चार को आप याद रखिए। ये चारों इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये चारों को जरूर से जरूर याद रखें। आपको क्वेश्चन पूछेगा बताइए वोल्टेइक सेल में विद्युत अपघट्य किसका होता है, कहेंगे H2SO4 का, कहेगा कैथोड किसका होता है, कॉपर का, कहेगा एनोड किसका होता है, जिंक का। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनोड एक का ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीकरण होता है, वह कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां क्या होता है, अवकरण। यानी एनोड पर ऑक्सीजन जुटता है और कैथोड से ऑक्सीजन हटता है। सेल बताओ स्थैतिक युक्ति है कि गतिशील युक्ति है? सेल हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये एक स्थैतिक युक्ति है। सेल एक स्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखो सब सेल का प्रकार है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। इससे ये क्वेश्चन को एग्जाम में रहबे करेगा, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल से एक क्वेश्चन रहेगा। प्राथमिक सेल का को वोल्टेइक सेल कहते हैं। कौन सेल कहते हैं? नहीं, प्राथमिक सेल होता है जिसको बार बार चार्ज नहीं कर सकते, द्वितीयक सेल होता है जिसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। ये थोड़ा सस्ता होता है, ये महंगा होता है। ये बार बार चार्ज कर सकते हैं, इसकी क्षमता ज्यादा होती है, इसकी क्षमता कम होती है। ये सब इसका लिस्ट है। इसका चला ये विद्युत वाहक बल है कि वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट, डेनियल सेल का 1.08, लेक्लांसे का 1.50। इसी तरीके से पिछले बार पूछा था चला लेड एसिड सेल का 2 वोल्ट होता है प्रति बैटरी, और ये लेड एसिड सेल, एडिशन सेल या निकेल सेल, निकेल कैडमियम सेल, ये तीनों द्वितीयक सेल है, ये सब प्राथमिक सेल है। आप द्वितीयक सेल को याद कर लें, जो बच गया वो सब क्या है, प्राथमिक सेल। आपको पूछेगा बताइए निम्न में से कौन किसको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है, प्राथमिक को, उसमें से एक ऑप्शन दे देगा। कहेगा निम्न से किसे बार बार रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, तो ये होगा। बार बार रिचार्ज किया जा सकता है तो ये होगा। ये रिचार्जेबल है, ये रिचार्जेबल नहीं है। मरकरी सेल को कौन सेल कहते हैं, बटन सेल। इसका उपयोग घड़ी के बैटरी में जो बटन टाइप का बैटरी होता है ना, उसी को मरकरी सेल कहते हैं। बैटरी की क्षमता महा भी आए एम्पियर आवर, इस बार डीआरडीओ में भी पूछा था। मरकरी की क्षमता को एम्पियर, बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में। बैटरी चार्जिंग के लिए किसका किसका एसी टू डीसी में बदलना, इसीलिए बदलता है, इसलिए चार्जर को क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। लेड एसिड सेल की अनुमानित कार्यकाल कितना से कितना साल। लिथियम सेल का उपयोग अवधि जो मोबाइल में करते हैं, मोबाइल में लिथियम सेल यूज करते हैं, जिसका कितना उम्र होता है। इसीलिए देखिएगा आपका जो लिथियम सेल में जो मोबाइल का बैटरी होता है 2-3-4 साल के बाद समाप्त हो जाता है, और जो घर में हम लोग बैटरा लगाते हैं बैटरी, उसका अनुमानित कार्यकाल कितना है,
ये जो लेड एसिड सेल है ये हम लोग घर में लगाते हैं, ये जो लिथियम सेल है ये हम लोग कहाँ लगाते हैं, मोबाइल में। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर सेशन। फिर से मैं बता दूं चला जी कि ये जो सेशन था आपका, ये हम स्पेशल माइंड टेस्ट है जो 15 पेज का था, जो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे मिल चुका है, आप उसको देख लीजिए। और इसका जब टेस्ट होगा तो हम कम्युनिटी में टेस्ट लगा देंगे, 5 रुपया पे करके आप वहां जाके टेस्ट मार पाइएगा। थैंक यू। 5 रुपये आपको पे करना है, बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करना है और उस पर जाकर आपको ऑनलाइन वाले बच्चे टेस्ट मार पाएंगे। ऑफलाइन वाले हम जब अनाउंस करेंगे तब उसका टेस्ट यहाँ होगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।